अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल है प्यारे बच्चों? ठीक हैं? मजे में? गुड। तो आपको मालूम है कि आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ आपको ई कैट और एम कैट और बी कैट के लिए भी इत्तलात आ रही होंगी कि वो भी जल्दी होने वाले हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो गई है, सारा साल पढ़ने नहीं देते, सेंटर नहीं खोलने देते, कहीं जाने नहीं देते हैं, और अब अचानक कह रहे हैं कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। और वो बीच में अनाउंसमेंट आ गई थी कि 15 जून के बाद सेकेंड ईयर के इम्तिहान पहले हो जाएंगे। तो ज्यादा परेशान ना हो। एक चीज तो ये कि आपके इंटर के एग्जाम्स तो 28 जुलाई से पहले नहीं शुरू होंगे। सिंध के लिए, कराची बोर्ड के लिए वही डेट्स फाइनलाइज्ड हैं और वही रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और हमारा जो सेंटर का टारगेट है, तो हमारा प्लान इस तरह से है कि इंशाल्लाह हम 20 जून के अराउंड आपका सिलेबस मुकम्मल खत्म कर दें, और उसके बाद आपको आपके एक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, प्रैक्टिस एग्जाम्स भी इस तरह लें कि आप तकरीबन 15 जुलाई तक फारिग हो जाएं और एक फाइनल रिवीजन अपने बोर्ड एग्जाम से पहले कर सकें। तो ये हमारा टारगेट है आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस के लिए। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है ई कैट, एम कैट का और बी कैट का, तो क्योंकि बी कैट डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट डेट्स आती हैं, जैसा कि आईबीए की कुछ डेट आ गई है और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट डेट्स देती हैं, तो वो एट टाइम्स जुलाई, अगस्त, सितंबर वो जल्दी ही की आती हैं क्योंकि वो सेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो एम कैट या ई कैट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो the MCAT and ECAT are not expected before end of August. ये अर्लीस्ट है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज के भी ज्यादा इम्कानात हैं कि ECAT, MCAT भी एटलीस्ट सितंबर के मिड या उससे आगे शिफ्ट हो जाए, बट वी हैव टू रिमेन ऑन द सेफ साइड। तो इसलिए हमारा टारगेट सेंटर पे ये है कि हम आपके एप्टीट्यूड की क्लासेस भी 20 जून तक कंटिन्यू करेंगे, और अब आपकी थोड़ी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ भी गई हैं। उसका टारगेट तो ये है कि हम 20 जून तक आपको सेकेंड ईयर का सारा करिकुलम एप्टीट्यूड की क्लासेस में कंप्लीट करा दें, और तकरीबन 20 to 30% फर्स्ट ईयर का करिकुलम भी करा दें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अचानक जल्दी डेट आ गई, which is end of August is the earliest date, तो उस वक्त फिर आपके इंटर के एग्जाम के बाद इतना टाइम हो कि आप बाकी कोर्स अपना संभाल सके, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारा प्लान है। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि आपको इन रिपोर्ट्स पर, मीडिया पर जो डेट्स आती हैं, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, तो लगता है बस जंग होने वाली है और सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इन पे टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की, अपने किडनीज पर जोर देने की जरूरत नहीं है, या टखनों पर, जिनकी अकल टखनों में, वो टखनों पे बिल्कुल जोर न दे, पैर में दर्द हो जाएगा, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टेंशन हमें लेने दें, ये स्ट्रेस हमें लेने दें, और आपके लिए हमें प्लान करने दें। और जब भी कोई कंफर्म न्यूज होगी तो वो हम आपको बता दिया करेंगे आपके ग्रुप में, हमेशा ऑन टाइम एंड इन टाइम। उसके अलावा जो खबरें आती रहती हैं फेसबुक पे, ना उस पर गौर किया करें, ना उससे खुद दहला करें, ना दूसरों को दहलाया करें। सबसे खतरनाक वो हैं, खुद तो कम दहलते हैं, उसके बाद वो फेसबुक पे ओ माय गॉड क्या होने वाला है, और सारे दोस्तों को एक एक मैसेज डाल देते हैं, सबको रुला देते हैं, आधी कौम रो रही होती है, फिर सही खबर आई फिर कहते हैं थैंक्स गॉड जान छुटी। तो भाई इस प्रोसेस से ना गुजारे अपने आप को, ऑलरेडी दुनिया में गम बहुत है। आप मीडिया से, सोशल मीडिया से गम उठा उठाकर ना खरीदें, ठीक है। तो वापस आते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के ऊपर। हमारे जो मेजर टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, जो मैंने आपको कराने हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज फैराडेज लॉ एंड लेंज़es लॉ, एक टॉपिक ये है। दूसरा है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स, और तीसरा है ट्रांसफार्मर, उसकी एप्लीकेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। तो 3 मेजर टॉपिक हैं, जिसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और जो टॉपिक सर अवैस के पास है इस वक्त, जो चैप्टर
17 वो करा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें यानी 17 में लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह, वो खत्म होता है तो उसके बाद उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो कंडेंस सिलेबस में रह गए हैं, शायद 2 क्लासों में हो जाएंगे, और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके साथ आपका सेकंड ईयर फिजिक्स का सिलेबस इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। इत्तेफाक से इस साल ऑनलाइन की वजह से ऑटोमेटिकली भी ऐसा हो गया था कि आपकी एमसीक्यूज की बहुत प्रैक्टिस हुई, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अब हर पेपर में 50% कंटेंट एमसीक्यूज का होगा। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं, पास पेपर्स के भी एमसीक्यूज सारे सॉल्व कर लें, और हम आपके लिए पूरी एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको हम क्या देंगे, उसमें हम आपको पास पेपर्स के एमसीक्यूज देंगे कंडेंस सिलेबस के हिसाब से और सॉल्व, और आपको हम जो सैंपल पेपर है बोर्ड का वो देंगे, सैंपल पेपर के एमसीक्यूज देंगे। उसके अलावा अराउंड पर सब्जेक्ट 200 to 300 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जो बोर्ड के कंटेंट के हिसाब से कंडेंस सिलेबस के हिसाब से होंगे। और आपका कंडेंस सिलेबस में क्या चीजें एक्चुअली डिलीट हुई हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि अभी कंडेंस सिलेबस इस शक्ल में है कि उसमें सिर्फ ये लिखा है कि ये करना है, लेकिन क्या नहीं करना वो नहीं लिखा। तो अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि ये नहीं करना है या ये इसमें से शामिल है ये करना है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो हम आपको बुकलेट अब देंगे इंशाल्लाह, उसमें ये टॉपिक्स हाईलाइट होंगे जो बिल्कुल नहीं करने, जिनको आप छोड़कर बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बुक्स भी जैसे ही रेडी होती है आपको मैसेज आ जाएगा। होपफुली जब तक कैंपस खुल जाए, जो इत्तलात हैं वो यही है कि 5 या 7 जून तक इंशाल्लाह खुल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी खुलता है तो आप आकर भी ले सकते हैं। बुक्स लेने के लिए सेंटर आना की इजाजत है, नोट्स लेने के लिए सेंटर आने की इजाजत है, दैट इज नॉट डिसअलाउड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, तो हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा याद दिला दूं कि पहले भी हमने कुछ पढ़ा था। हम बिल्कुल गांव से आप लोग अभी उठ के नहीं आए हैं, शहर इसी शहर के बासी हैं आप, मतलब आप बासी नहीं है लेकिन बासी हैं, बासी का मतलब रहने वाले भी, तो 2 तरह के बासी होते हैं। तो आप वैसे फ्रेश हैं लेकिन इसी शहर के बासी हैं, इसी शहर के रहने वाले हैं। तो हमने आपको याद है एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा एक और नाम आया था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद है कुछ कुछ? तो कोई बता सकता है मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है? Anybody remembers what is the difference between electromotive force and potential difference? ये मुझे सिर्फ 7 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या चले गए, गुजर गए? यही है ना पाकिस्तान में? अच्छा, एमन आगा ने दुआ भी पढ़ ली। 7 से 8 हो गए, बाकी कौम कहाँ है हमारी? आपकी शक्ल इतनी बुरी नहीं है, बगैर मेकअप के भी सही लगते हैं आप लोग। डोंट वरी, हम कुछ नहीं कहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि आप कैसे लग रहे थे कैमरे में। सो रहे हैं, सूफिया का ख्याल है वो लोग सो रहे हैं, उन्होंने खाली लॉग इन करके सो गए हैं वो। तो भाई क्या लॉग इन करके सोना जरूरी है? मेरी आवाज कैलोरी की तरह सुनाई देती है आपको, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, लॉग आउट करके भी सो सकते हैं। अगर आप हैं तो नजर आए, क्योंकि आपको पता है जो होता है वो नजर नहीं आता, वो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ देखा, शाबाश, कुछ और स्टूडेंट्स भी उन्होंने भी हिम्मत पकड़ी। लाइबा अली एक्सीलेंट, कासिम हसन वापस आ गए, गुड, शाबाश कासिम। मोहम्मद अली आयान एक्सीलेंट, गुड। तो चले अब थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी बढ़ेगी पढ़ाने के लिए, कुछ बच्चे नजर आए हैं, थोड़ी एनर्जी आई है। देखिए आप लोगों से एनर्जी मिलती है, आपको मुझसे मिलेगी, मुझे आपसे मिलेगी, हालांकि हम ऑनलाइन है लेकिन ऑनलाइन भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए सिर्फ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन नहीं काफी है, कुछ और भी सोर्सेज है एनर्जी ट्रांसफर होने के। तो दिस इज अनदर सोर्स। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? हर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन हर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ नहीं होता। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है? जो किसी वोल्टेज सोर्स का होता है, जहां वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जहां करंट खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, जिसको किसी और से वोल्टेज नहीं मिल रहा,
उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। जैसे बैटरी का वोल्टेज, तो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाएगा। जैसे कंडक्टर का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा ईएमएफ, कंडक्टर का वोल्टेज, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर खुद पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं करता, उसे कहीं से चाहिए होता है। जब तक आप उसे बैटरी से ना जोड़ें उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज जनरेशन जहां हो रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जो दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि जब वो किसी कंडक्टर या रेजिस्टर के अक्रॉस होता है तो उसमें वो फ्लो करता है, क्या? करंट फ्लो करता है। तो जब किसी कंडक्टर या रेजिस्टर में से करंट गुजारना होता है तो क्या लाजमी है, क्या जरूरी है? आपको उसे क्या प्रोवाइड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट गुजरेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं गुजरेगा। तो करंट अगर किसी कंडक्टर में या किसी वायर में या किसी कॉइल में करंट है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि ये तो बाद में आया, पहले क्या आया? पहले क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कहीं करंट है तो इट ऑटोमेटिकली मींस कि वहां क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ करंट इज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये नहीं हो सकता कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट मौजूद हो। तो करंट बाद में आता है, पहले क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी कहीं करंट होगा इट मींस दैट वहां क्या होगा? वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक। बी, व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। याद है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कैपिटल बी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम बनाते हैं मैग्नेटिक lines of force, and magnetic lines of force is always directed away from a north pole and towards a south pole. तो away from a north pole and towards a south pole. ये याद है कुछ के नहीं? ठीक। and the total number of magnetic lines of force passing through a surface perpendicularly is called magnetic flux. Excellent. Delta phi b, magnetic flux. So delta phi b of magnetic flux is the total number of magnetic lines of force passing perpendicularly through a surface. और magnetic flux की इक्वेशन आपने बनाई थी b dot delta a या b delta a cos theta। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है किसके? b डेल्टा a cos थीटा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? तीन चीजों पर, b delta a and cos theta, where theta is the angle between b and delta a। ठीक। तो कुछ कुछ याद आ रही है चीजें? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था हमने, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पढ़ा था हमने। तो वर्ड इंडक्शन कब यूज होता है? ये पहले भी मैं 2 दफा बता चुका हूं, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। बताने का फायदा क्या है? भुला देते हैं आप। हाँ, यहाँ तो लोगों को भुला देते हैं, मुझे भुला दिया आपने, तो इंडक्शन की क्या चीज है? तो इंडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन बाय सम एबनॉर्मल मेथड।
एक नॉर्मल मेथड से प्रोडक्शन हो और एक एबनॉर्मल मेथड से प्रोडक्शन हो। तो जब चार्ज बैटरी से देते हैं तो वो प्रोडक्शन है, और जब चार्ज किसी दूसरी प्लेट को करीब से लाके देते हैं तो इंडक्शन है। जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जनरेट करता है तो प्रोडक्शन है, और जब मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट कर देता था, जब मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, जो आपको एम्पियर साहब ने बताया था एक्सपेरिमेंट करके कि वायर था उसमें से करंट गुजारा तो दूसरा वायर अट्रैक्ट होने लगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो उसका नाम रखा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, क्योंकि वो एब्नॉर्मल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, अजीबोगरीब प्रोसेस है, नया प्रोसेस है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो ये वर्ड इंडक्शन ध्यान में रखें, क्योंकि आज हम एक और इंडक्शन सुनने जा रहे हैं, ठीक। और ये सेंटेंस आपने पढ़ा है और सुना है, एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, or both. Every moving charge produces electric field around, magnetic field around it, or electric field around it, or both. जी, both. Moving charge means magnetic field, charge means electric field. So every moving charge produces both electric and magnetic field around it, and every moving charge is a magnet. तो हर मूविंग चार्ज एक मैग्नेट बन जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को रखा था, नाम था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। करंट कैरिंग कंडक्टर, every current carrying conductor produces a magnetic field around it or electric field around it, or both. Magnetic field, electric field, or both. करंट कैरिंग कंडक्टर में मूविंग चार्जेस होते हैं, यस और नो? करंट कैरिंग कंडक्टर में मूविंग चार्जेस होते हैं, यस और नो? यस, मूविंग चार्जेस होते हैं। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मूविंग चार्जेस, ठीक है। और करंट कैरिंग कंडक्टर पे नेट चार्ज होता है, यस और नो? नेट चार्ज, नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव? करंट कैरिंग कंडक्टर पे नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यस और नो? नो, नो। व्हाई? इसलिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है इसमें मौजूद चार्जेस मूव कर रहे हैं, जितने चार्जेस एग्जिट कर रहे हैं उतने ही एंटर हो रहे हैं। So the number of electrons and number of protons remain the same, which is always equal. Hence a current carrying conductor is always neutral. Hence a current carrying conductor does not have electric field around it, क्योंकि उसका नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। ये जब हमने एम्पियर्स लॉ का पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तब भी ये बताया था, करंट कैरिंग कंडक्टर हो या न्यूट्रल कंडक्टर हो, दोनों का नेट चार्ज जीरो होता है, लिहाजा उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही होती। बट क्योंकि मूविंग चार्जेस गुजर रहे हैं तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो आई रिपीट माय क्वेश्चन एंड आई वांट टू सी कि ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज और नॉट। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, और बोथ? Not both, not electric field, only magnetic field. Current means moving charges. Moving charges का मतलब चार्जेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब every moving charge produces a magnetic field. तो हर मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल नहीं हो रही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर मूविंग चार्ज की कैंसिल हो रही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, तो वो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जबकि मूविंग चार्ज के पास दोनों हैं। अकेला मूविंग चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए अभी दूसरा चार्ज वहां नहीं है, वो अकेला घूम रहा है, अकेले बाग की सैर को गया है। तो अगर वो अकेले घूमने गया है तो उसके पास वो भी है और वो भी है, क्योंकि वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और क्योंकि वो मूविंग चार्ज है लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक।
तो ये कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया एवरी मूविंग चार्ज का, और आपको ये भी पता चल गया कि जब एक वायर हो उसमें से करंट गुजरे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, अपने गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगी, अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास अगर एक वायर है और उसमें से करंट गुजर रहा है तो एक्चुअली वो वायर नहीं है, वो एक मैग्नेट है। आपके घर में जितने वायर्स हैं जिसमें से करंट गुजर रहा है दे आर ऑल मैग्नेट्स, ठीक है। आजकल वो मैग्नेट का एक नया गेम शुरू हो गया है, लोग वैक्सीन करा के आ रहे हैं, मैग्नेट लगा के कह रहे हैं देखो मैग्नेट चिपक गया, फिर हटा के दिखा रहे हैं, वो वीडियोस चल रही है। और फिर अभी एक नई वीडियो आई है, वो साहब ने एक बल्ब ले आए, वो कहा वैक्सीन लगा करा के आया, मैं बल्ब ला के रख दिया, वो बल्ब जल रहा है। तो उसपे जवाब ये आया कि भाई ऐसा करो पूरे घर को 3-3 या 4-4 वैक्सीनें लगा लो, घर में बिजली की जरूरत है केस से कटवा दो, उसी से चलेगा पूरा घर, उसी से चलेगा। और बाकी जो हमारे घर में अम्मा अब्बा को लग गई वैक्सीन तो उनके हमने बल्ब लगा के देखा, वो भी नहीं जला, मैग्नेट लगाया वो भी नहीं चिपका। हमने कहा हमें जाली वाली वैक्सीन लगा दी इन्होंने, ना मैग्नेट चल रहा है चिपक रहा है ना बल्ब जल रहा है। तो खैर What is an electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेट होता है या परमानेंट? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, एक्सीलेंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर होता है। और मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया भी था, अगर आपको याद हो, जब हमने गैल्वानोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जब कोई करंट कैरिंग कॉइल है या वायर है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसमें अगर आप एक आयरन सिलेंडर रख देते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो वो जो मैग्नेट हो गया वो उस करंट की वजह से है, अगर करंट हटा देंगे तो उसका मैग्नेट कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक हॉर्सशू शेप आयरन का पीस है, आप इसके ऊपर एक वायर लपेट दें और इस वायर से करंट गुजारें, तो जब आप इस वायर से करंट गुजारेंगे तो इस पूरे हॉर्सशू शेप आयरन का जो हिस्सा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल भी बन जाएंगे और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जनरेट होंगी। इसका फायदा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा क्या है? एक तो ये कि स्ट्रांग होता है, दूसरा ये कि इसमें फील्ड हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम चाहे तो स्ट्रांग बना सकते हैं, हम चाहे तो वीक बना सकते हैं। कैसे कि हम इसमें से गुजरने वाला करंट बंद कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, हम करंट बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, हम करंट कम कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। तो एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, उसकी तो फील्ड फिक्स है। एक होता है यू शेप आयरन पीस फेरोमैग्नेट, तो इसके ऊपर जब वायर चढ़ा देते हैं और फिर करंट गुजारते हैं तो ये भी मैग्नेट बन जाता है। ये आयरन कोर होता है जो मैग्नेटाइज हो जाता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। तो करंट बढ़ाते हैं तो फील्ड और स्ट्रांग हो जाती है, करंट कम करते हैं तो फील्ड वीक हो जाती है, करंट बंद करते हैं तो फील्ड जीरो हो जाती है। तो आपके पास एक ऑन ऑफ होने वाला मैग्नेट हो जाता है। तो एक तो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट है, वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा ये होता है कि वो ऑन ऑफ हो सकते हैं, आप जब चाहें उसमें बी स्ट्रांग कर सकते हैं, जब चाहें उसमें बी की वैल्यू वीक कर सकते हैं, ठीक। दिस इज व्हाट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ। ये सारा डिस्कशन जो है दैट वाज a review of the concepts that we already had discussed earlier. अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको ये मालूम है, आपने टॉर्क इज इक्वल टू बीना कॉस अल्फा पढ़ा और F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा पढ़ा। F is equal to ILB sin theta, force on a current carrying coil in a uniform magnetic field. और torque is equal to V ना cos alpha क्या था? Torque on a current carrying coil in a uniform magnetic field. ठीक? तो force on a current carrying conductor, torque on a current carrying coil. तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट याद कीजिए, होता क्या है? एक कंडक्टर है,
और मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कंडक्टर है आपके पास और एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, तो क्या होगा? इफ यू प्लेस अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब आप उसमें से करंट गुजारे वायर से, तो कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ नहीं होगा। अब वायर से करंट गुजारे, तो जब आप वायर से करंट गुजारते हैं, अब कुछ कुछ होगा। तो अब क्या होगा? जब आप वायर से करंट गुजारते हैं एंड द वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वायर भी वो बन जाता है, मैग्नेट। करंट गुजार रहा है, वो मैग्नेट बन गया। पहले से कहां रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उस पर क्या होता है? फोर्स लगती है। तो करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो अगर एक वायर है, उसमें से वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें से करंट गुजारे, तो उस पर फोर्स लगती है एंड द वायर स्टार्ट्स मूविंग। तो क्या होता है? क्या होना चाहिए? कंडक्टर, वायर कहां होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड में। क्या करेंगे? क्या गुजरेगा? करंट गुजारेंगे। क्या नतीजा निकलता है? व्हाट हैपेंस? उस पे फोर्स लगती है और फोर्स की वजह से इट स्टार्ट्स मूविंग। तो तीन अहम शर्त और उसका एक अहम रिजल्ट। क्या शर्त है? कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें से करंट गुजरे, तो चौथा रिजल्ट मिल जाए कि वो मूव करने लगे। It starts moving, it starts experiencing a force. इसी तरह टॉर्क में क्या हुआ था? कॉइल है, कॉइल मींस कंडक्टर, कहां है? कहां फ्रीली सस्पेंडेड था? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है, तो कॉइल है सस्पेंडेड फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करें? करंट गुजारे, क्या होगा? इट स्टार्ट्स टू रोटेट। गैल्वानोमीटर का फंक्शन याद है? तो करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हिच रोटेट्स द कॉइल। तो अगर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट गुजारे, तो वो रोटेट करता है, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट गुजारा, रिजल्ट मिला, स्टार्ट्स मूविंग। तो फैराडे साहब के जहन में ख्याल आया कि कंडक्टर हो या कॉइल हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट गुजारे, तीन शराइत हो, तो चौथा रिजल्ट आता है, इट स्टार्ट्स मूविंग। उन्होंने कहा क्यों ना हम अरेंजमेंट चेंज करके देखें, चार चीजें याद रखें, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, रिजल्ट आया मूविंग। उन्होंने कहा अगर हम इसमें आगे पीछे कर दें, यानी कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट गुजारते थे तो वो मूव करता था। तो अगर हम कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो और मूव करें, हम मूव करें, तो क्या उसमें करंट जनरेट हो जाएगा? तो ये उनके जहन में सवाल आया और उन्होंने जब इस सवाल पे काम किया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाया। उन्होंने एक मैग्नेट लिया, बड़ा था, और शेप मैग्नेट नजर आ रहा है, कैन यू सी दिस? और उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, इसमें ये कॉइल रखा हुआ है, कॉइल को उन्होंने हाथ से पकड़ लिया, बहुत बड़ा मैग्नेट है ये, कॉइल को पकड़ लिया और इसमें वो लगा दिया छोटा सा, क्या? गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर, ताकि अगर करंट गुजरे तो डिटेक्ट हो जाए। बैटरी नहीं लगाई है इसमें कोई, बैटरी लगा देंगे तो करंट खुद ही गुजरने लगेगा, हमें करंट नहीं गुजारना। कॉइल ले लिया, गैल्वानोमीटर लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड में इसको लेके खड़े हो गए। अब करना क्या है? कॉइल हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, पहले क्या होता था? करंट गुजरता था तो रिजल्ट क्या आता था? वो मूव करता था। इन्होंने कहा अगर कॉइल हो, मैग्नेटिक फील्ड हो और हम मूव करें, हम कॉइल को मूव करें, तो क्या इसमें करंट जनरेट होगा? तो इन्होंने इस कॉइल को अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड मूव किया, एंड व्हेन ही मूव्ड द कॉइल, व्हेन ही स्टार्टेड मूविंग द कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस गैल्वानोमीटर में करंट आना शुरू हो गया।
उन्होंने वहीं रुक गया, हो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा ना धमाका वगैरह हो जाए कोई, वहीं रुक गए। फिर दोबारा उन्होंने उसको जैसे ही रुके करंट जीरो हो गया। उन्होंने फिर दोबारा मूव करना शुरू किया, फिर करंट आने लगा, फिर रुक गए, फिर करंट बंद हो गया। उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। गैल्वानोमीटर में दोनों तरफ होता है ना, जीरो बीच में होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। उन्होंने तेजी से मूव किया, तो व्हेन ही मूव द कॉइल रैपिडली फास्टर, तो करंट बढ़ गया। व्हेन ही मूव द कॉइल स्लोअर, करंट कम हो गया। तो करंट का मैग्नीट्यूड स्पीड से भी पे भी डिपेंड कर रहा है, रेट पे डिपेंड कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। और रुक गए, जैसे ही रुक गए करंट जीरो। तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हमारा ये शक दुरुस्त था कि अगर कॉइल हो और मैग्नेटिक फील्ड हो और हम करंट ना दें उसे, बल्कि हम उसे मूव करें, तो क्या उसमें करंट जनरेट होगा? जवाब आया हाँ, उसमें करंट जनरेट होगा। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये करंट किसी बैटरी से जनरेट नहीं हो रहा, ये तो खुद ब खुद जनरेट हो रहा है। आप सोचें, ईमानदारी से सोचें, आपके पास घर पे बिजली नहीं आ रही, केएससी ने बंद कर दी, बिल नहीं दिया, आपने काट दी बिल। अब आपने एक, अल्लाह तौबा खुदा ना करे, अब आपने एक मैग्नेट लिया, एक कॉइल लिया और कॉइल को उसमें मूव किया। अगर उसमें करंट जनरेट हो जाए, कितने मजे की बात है, बगैर बिजली के, बगैर केएससी के खुद ब खुद करंट आना शुरू हो जाए उसमें। ठीक है, तो कॉइल को रोटेट करें, उसमें करंट आना शुरू हो जाए, तो आपको तो घर बैठे बिजली पैदा होनी शुरू हो जाएगी। यस, yes, that's what the experiment tells you, and that's what all generators are made of. जितने जनरेटर्स बनते हैं, और आपके घर में जो जनरेटर रखा होता है बाहर, वो इसी तरह काम करते हैं कि उसमें बड़े बड़े मैग्नेट लगे होते हैं और एक कॉइल होता है और उस कॉइल को घुमाया जाता है, और जब वो कॉइल घूमता है तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी एक्सपेरिमेंट पे दुआ दे फैराडे को, आज आप जो एसी में बैठे हैं, लाइटों पंखों में बैठे हैं, ये इसी एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हुआ है। ठीक है, तो यू गेट करंट आउट ऑफ इट, आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ मूविंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि ये करंट एबनॉर्मल तरीके से पैदा हुआ, लिहाजा इसको कहा गया इंड्यूस्ड करंट, लिहाजा इसका नाम हुआ इंड्यूस्ड करंट। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्ले करने से पैदा हुआ, लिहाजा प्रोसेस का नाम हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आया या इंडक्शन का लफ्ज क्यों आया? फील्ड है मैग्नेटिक, प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रो, लेकिन एबनॉर्मल तरीका है, लिहाजा नाम हुआ इंडक्शन। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये कॉइल है और आपने इसे मूव किया और उसकी वजह से इस कंडक्टर में करंट जनरेट हो गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि करंट जहां जनरेट होता है वहां करंट तो बाद में आता है, पहले तो वो जनरेट होता है। जहां भी करंट होगा बाद में होगा, पहले वो होगा। यस, करंट बाद में होगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा। व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो साबित ये हुआ कि जब हम किसी कंडक्टर को वहां मूव करें, कहां मूव करें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें वो जनरेट हो जाता है क्या? करंट। लेकिन करंट तो बाद में जनरेट होता है, पहले उसमें वो जनरेट होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। लिहाजा उसको कहा गया इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी ने नहीं दिया, वहीं जनरेट हुआ है, यही सोर्स है इसका, लिहाजा इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कह सकते हैं। तो वी कॉल इट ईएमएफ। So what happens when you have a conductor and you move it in a magnetic field? A potential difference is generated in the conductor. That's called induced EMF. And hence a current is generated in the conductor. That's called induced current. And the phenomenon is called electromagnetic induction. Are you with me? देखिए, whenever we move
move a conductor across a magnetic field, whenever we move a conductor across a magnetic field, a potential difference and hence a current is generated in the conductor. A potential difference and hence a current is generated in the conductor. The potential difference is called induced EMF. The current is called induced current. And the phenomenon is called electromagnetic induction. The potential difference is called induced EMF. The current is called induced current. And the phenomenon is called electromagnetic induction. समझ आई कहानी? तो यूं समझ लें कि जो प्रोसेस गैल्वानोमीटर में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका रिवर्स प्रोसेस है। गैल्वानोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है, करंट हम गुजारते हैं, कॉइल रोटेट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। करंट हम गुजारते हैं, कॉइल रोटेट करता है। तो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, हम रोटेट करेंगे या हम मूव करेंगे कॉइल को और नतीजे में करंट जनरेट होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी इज converted into electrical energy. So galvanometer is an electromechanical instrument which converts electrical energy into mechanical energy. And generator, electrical generator जो होता है, that's also an electromechanical instrument which converts mechanical energy into electrical energy. और दोनों के सेंटर पे क्या है? एक कॉइल और एक मैग्नेट। तो कॉइल हो और मैग्नेट हो, ये सेंटर है। यही गैल्वानोमीटर बनाने के लिए चाहिए, यही जनरेटर के लिए चाहिए। फर्क क्या है? वहां हम करंट देंगे, वो रोटेट करेगा, या हम रोटेट करेंगे, वो करंट देगा। एग्री? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो फैराडे साहब ने समझा। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है? केमिस्ट्री की या मैथ्स बायोलॉजी की? मैथ्स बायो की है। अच्छा, फिर ज्यादती हो जाएगी। आपको पता है सारे शास्त्र में बहुत डर लगता है, वरना मैं सोचा था अभी अगला आधा घंटा भी मैं ही ले लूं। तो नहीं, चले इंशाल्लाह। फिर अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे। अभी ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अभी इस डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं किया हमने, सिर्फ इनिशियल कॉन्सेप्ट डेवलप किया हमने। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इन सब टॉपिक्स को जरा रजिस्टर से दोबारा पढ़ लीजिए, जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए। एक तो वैसे भी रिवाइज हो जाएगा, दूसरा ये फ्रेश अप होगा तो नए टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक सैटरडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह।